गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन देखते हैं पहले फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स क्लास 12 और यूनिट लेते हैं अपन ऑप्टिक्स। ठीक है, रेगुलरिटी रखिए। ये जो रहने वाला है जो कोरोना वायरस, ये अभी इसमें टाइम लगेगा। जो भी चल रहे हैं बस आप स्टडी में रेगुलरिटी रखिए। ऑप्टिक्स में अपन ने लास्ट देखा था, लाइव क्लास जो हुई थी उतना आपको वहाँ से कवर करना है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, और उसी के आगे अपन ने फिर लिया था दर्पण। तो दर्पण में मैंने बताया था आपको दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। क्लियर बात। अब अपन आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन गोलीय दर्पण की। स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण जो रहेंगे आपके वो रहेंगे दो प्रकार के। तो इसको अपन ऐसे समझते हैं, कॉपी पेन रखिए नोट्स के लिए। गोलीय दर्पण जो रहेंगे वो आपके रहेंगे दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो रहेगा अवतल दर्पण और एक रहेगा उत्तल दर्पण। ठीक बात। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अपन डिफाइन कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को अपन यहाँ पे समझते हैं। मेरे पास एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का मतलब खोखला गोला। क्या है ये? होलो स्फीयर, खोखला गोला। और ये बना हुआ है कांच का, और इसका मैंने ऐसे दो पार्ट डिवाइड कर लिए, काट लिए गए। तो एक पार्ट जो बना मेरे पास वो तो पार्ट था ये, एक पार्ट बना लिया मैंने ये। ठीक बात। अब देखिए इसकी जो एक तरीके से बाहर जो सरफेस निकली हुई है या उभरी हुई जो सतह है उस पर मैंने पॉलिश कर दी, और एक पर जो दसी हुई सतह है, इंटरनल जो सरफेस है उस पर पॉलिश कर दी। तो आपको ऐसे बिल्कुल शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हो आप कि जिसकी दसी हुई सतह या दसी हुई जो इंटरनल जो सरफेस है ये रिफ्लेक्शन का काम करेगी, तब तो वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण, जिसकी उभरी हुई सतह मतलब बाहर आउटर जो सरफेस है वो यदि रिफ्लेक्शन का काम करे तब वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। इनके अलग अलग नाम भी हैं। ये जो दर्पण रहेगा इसे अपन बोलते हैं अभिसारी दर्पण। क्या बोलेंगे? अभिसारी दर्पण। और इसको अपन बोलेंगे अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। रीज़न क्या है? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। और ये जो है वो क्या करेगा? प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। अब आगे इनके जो प्रोसेस है वो ये है कि इनसे रिफ्लेक्शन के रूल क्या होंगे। देखिए रिफ्लेक्शन के रूल दो टाइप से आपके पास क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक तो सिर्फ ऐसे बोल सकता है आपको रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको दो रूल बताने हैं। जो आपने ये बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तल क्या होता है? एक ही होता है। और दूसरा रूल जो आपने बताया था वो था ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इनकी वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। लेकिन आपको ये बोल दे कि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर ये क्या है कि गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन के नियम। तो इन चीज़ को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? देखिएगा, यदि अपन बात करें गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम की, तब आपको कौन कौन से रूल याद रखने हैं? रूल नंबर 1,
ये आपके पास अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से समझते हैं अपन, वही रूल उत्तल दर्पण के लिए अप्लाई हो जाएंगे। फिर ये आपके पास फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। और एक बार फिर भी अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं कुछ वर्ड्स को। देखिए पहला क्या बोलते हैं अपन, वक्रता केंद्र। तो इनको जल्दी जल्दी समझते हैं। वक्रता केंद्र क्या होगा कि आपने दर्पण को जिस गोले से प्राप्त किया है, मतलब दर्पण को जिस गोले से प्राप्त किया है उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। एज इट इज वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण को जिस गोले से प्राप्त किया है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे डिनोट करेंगे अपन, आर से। अच्छा, तीसरा पॉइंट लेंगे अपन ध्रुव, तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। 4 नंबर की बात करेंगे अपन, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य का बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु, क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। 5 नंबर की बात करें, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी क्या कहलाएगी, अपन इसको प्रूफ भी करेंगे इसका। फिर 6 नंबर की बात क्या बोलेंगे कि ध्रुव फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। और 7 नंबर, दर्पण की जो लंबाई रहेगी वो क्या कहलाता है, द्वारक। ठीक बात। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल पॉइंट, फोकल डिस्टेंस, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस और लेंथ ऑफ मिरर। क्लियर बात। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सी से, कैपिटल आर से, कैपिटल पी से, कैपिटल एफ से, स्मॉल एफ से, और मेन एक्सिस और द्वारक की। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो बात करने वाले हैं अपन, वो बात करेंगे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें कैसे डिफाइन करना है अपन को, ये देखते हैं। आप यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन की इवेंट, जो लाइट की इवेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पहली चीज़ क्या ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो इसमें आपको ये करना है कि जो भी लाइट का सोर्स होगा, कोई भी लाइट का जो सोर्स होगा, वहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट निकल के आएगी, वो किसकी फॉर्म में आएगी, रे की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आएगी, रे। अब सपोज कर लिया मैंने कि कोई भी एक रे ऑफ लाइट जब मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, मतलब मुख्य एक्सिस के समांतर आती है, तो यहाँ पे इसका परावर्तन होगा। परावर्तन होकर ये कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु में से। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 की बात करें अपन, तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु में से होकर, कहाँ से होकर, फोकस बिंदु में से होकर मिरर पर इंसिडेंस होगी या आपतित होगी, तब वो कहाँ पे जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरे पॉइंट की बात करें अपन, तब ये जब ध्रुव पर इंसिडेंस होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ पर जाएगी, जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पर वापस लौट जाएगी। आई बात समझ। तो ये 3 बातें याद रखनी है। इसी में एक चीज़ और ऐड कर दी जाती है कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव प्रकाश ये केंद्र में से होकर सीधी ध्रुव पर आपतित होती है, तो वो जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे अपने पास 4 नियम बने। कौन कौन से, रूल नंबर 1 कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु में से होकर गुजर जाती है। ऐसे ही जब कोई प्रकाश किरण फोकस में से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। नंबर 3, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, तो वो जितने एंगल पर आपतित हुई थी उतने ही एंगल पर परावर्तित हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे अपन किसको यूज करेंगे, सेकंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोण I = कोण R। ठीक बात। अब इसी प्रकार से अपन उत्तल दर्पण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके हुए रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन के नियम। यहाँ पे अपन ने एक बात ये थी कि आपने जब फोकस दूरी को डिफाइन किया, तब आपने कहा कि ये सर जो वक्रता त्रिज्या है उसकी क्या रहेगी, आधी रहेगी। तो इससे पहले अपन ये देखें कि दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं
दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए तो है ये 6 कंडीशन। अवतल दर्पण के लिए तो कितनी कंडीशन होंगी, 6, कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक बात। तो यहाँ पे बात करें अपन, यहाँ पे बात करेंगे कि 6 की 6 कंडीशन के लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहती है और कहाँ बनता है। तो देखिएगा आप, पहली कंडीशन लेके जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट, देन अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं तो ये आपका अवतल दर्पण, ये मेन एक्सिस, ये पोल, ये फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अनंत पर है तो अपने को ये पता नहीं है कि वस्तु का आकार कैसा है, वस्तु की शेप एंड साइज कैसी है। तो अपन सीधा एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करवाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये पढ़ा है कि जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस में से। ठीक बात। सेकंड, अनंत पर है तो अपने को मैक्सिमम जो रेंज निकालनी है वो कितनी इंसिडेंस करवानी है, 2, और ये भी कैसे निकल जाएगी, ऐसे। ठीक बात। मुख्य अक्ष के समांतर तो कहाँ से जाएगी, फोकस में। तो जब वस्तु अनंत पर होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, तब आपकी जो इमेज बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कहाँ पे होगी, एट द फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु पर। कैसी होगी, बिल्कुल पॉइंट, पॉइंट मतलब बिंदुवत। कैसे बनेगी, वस्तु बिंदुवत बनेगी। सेकंड जो मेन बात है वो क्या रहेगी, वस्तु कैसी रहेगी, वास्तविक। कैसी, जो वस्तु की इमेज बनेगी वो कैसी रहेगी, रियल। क्लियर बात। ऐसे ही सेकंड बात करें अपन कि जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट व सी के मध्य हो, कहाँ हो, इनफाइनाइट व सी के मध्य हो, तब आपके पास ये मिरर, कॉनकेव मिरर, ये आपका फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। यहाँ पे वस्तु को डिनोट करना है एरो के मार्क से। ये आपके पास रे ऑफ लाइट आई, ये फोकस पॉइंट में से निकली, ये फोकस पॉइंट में से आई, और ये एरो के मार्क लगाने हैं ताकि आपको पता रहे कि इंसिडेंस रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। तो यहाँ पे आपकी जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, सी और एफ के मध्य। कैसी रहेगी, उल्टी, मतलब जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के विपरीत होगी, अपोजिट होगी। कैसी होगी, रियल होगी, वास्तविक होगी, और जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटी होगी। उल्टी होगी, छोटी होगी, वास्तविक होगी, और कहाँ पे होगी, सी और एफ के मध्य। ऐसे ही आपको थर्ड पॉइंट करना है, जब वस्तु सी पर हो, कहाँ पर रहे, सी पर, तो सी पर रखोगे तो ये पॉइंट, ये अब बार बार बताने वाली बात नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। और जब ये याद होंगे तब ही आप ये रे डायग्राम, इसको बोलेंगे क्या आप, रे डायग्राम। क्लियर बात। किरण चित्र, क्या बोलेंगे, किरण चित्र। ठीक है। आपको कभी भी नहीं बोलना है कि यह कोई वैसे चित्र है, किरण चित्र होगा जिसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे। ऐसे ही आपकी 3 पोजीशन और है। तो ये 10th लेवल तक की बात थी। आगे चलते हैं अपन, और आगे चल के आप एक डेरिवेशन करना है आपको। ठीक बात। कोई डाउट हो तो आप मेरे से इस आगे जब बात करते हैं तो अपन एक न्यूमेरिकल टाइप में डेरिवेशन करते हैं। न्यूमेरिकल टाइप में ये कभी वैसे भी पूछ लेता है आपके पास क्वेश्चन। आपको करना क्या है, आपके पास क्वेश्चन है टू प्रूव दैट f इज इक्वल टू r/2 और r इज इक्वल टू 2f फॉर ए मिरर।
कि एक दर्पण के लिए आप ये सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको सिद्ध करना है, अपने को यह सिद्ध करना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिएगा प्रूफ। यह मैंने दर्पण लिया, अवतल दर्पण लेता हूँ मैं, और ये मेन एक्सिस हो गई, ये इसका पोल, ये फोकस पॉइंट, ये वक्रता केंद्र। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है, ये मेरे पास यदि कोई स्क्वायर है तब इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो ऐसे होगी, ध्यान से देखिएगा, आई बात समझ में। या मैं ऐसे बोलूं कि आपके पास ये कोई साइड है, इस पर आप परपेंडिकुलर ऐसे बना सकते हो। इसको मैं परपेंडिकुलर ना बोल के यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल, क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो आपके पास ये जो सरफेस दी हुई होती है स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल बोल रहे हैं मतलब गोलीय है, और गोले का कभी भी आप अभिलंब बनाते हो तो वो उसके सेंटर से जाएगा। किससे जाएगा, सेंटर से। क्लियर बात। यहाँ पे सेंटर से जाने के बाद में मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट आई तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस बिंदु में से। कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु में से। मैंने ये मान लिया कि ये कोई भी रे ऑफ लाइट आई, तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या कहलाएंगे, ये इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक बात। तो यहाँ से जब मतलब इसका अभिलंब खींचेंगे, अपन क्या बोल रहे थे, जैसे ये कोई इस पे सरफेस है तो ये इंसिडेंस एंगल और ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, तो इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो आई और आर। तो ये तो प्लेन सरफेस थी तब आसानी से बना लिया अपन ने, लेकिन जब स्फेरिकल सरफेस होगी तब आपको कहाँ से निकालना है, नॉर्मल सी से, मतलब वक्रता के अंदर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ पे डिफाइन करो तो ये तो हो गई आर और ये आपके पास फोकल लेंथ। क्लियर बात। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन फ्रॉम रे डायग्राम, रे डायग्राम से, किरण चित्र से आप क्या देख रहे हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक बात। फिर क्या देख रहे हैं आप कि सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। ये जो सी पी है वो दो से मिलकर बनी है, सी एफ और एफ पी से। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे जो ये एंगल इक्विवेलेंट है, मतलब ये एंगल बराबर है, तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया, मान लीजिए एम। आई बात समझ में। तो पहली चीज़ तो जो है वो आप क्या बोलेंगे कि सी पी जो है वो एम एफ के इक्विवेलेंट है। पहली चीज़ तो क्या बोलेंगे कि सी एफ जो है आपकी, सॉरी सी एफ जो है वो एफ एम के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट कर दिया आपने, किसके बराबर कर दी, एफ एम के, एफ एम। इक्वेशन नंबर 2। दूसरी बात मैं क्या मानता हूँ कि माना मेरे पास जो दर्पण है, माना दर्पण का द्वारक छोटा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि दर्पण जो ले रखा है वो छोटे द्वारक का है। छोटे द्वारक का होने से आपके पास मिलेगा क्या, आपके पास जो एफ पी है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, एफ एम के। आई बात समझ में। एफ पी ये वाली जो लेंथ रहेगी वो किसके इक्विवेलेंट कर देंगे अपन, एफ एम के इक्विवेलेंट। अब देखिए इक्वेशन सेकंड, और या एफ एम लिख दो या एम एफ लिख दो। इक्वेशन नंबर 3। सेकंड और थर्ड से क्या देख रहे हैं अपन, जो RHS है वो दोनों का इक्विवेलेंट है, तो बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड समीकरण नंबर 2 है 3 से आप क्या देख रहे हैं, सी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एफ पी। ये इक्वेशन नंबर 4 बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ समीकरण 1 व 4 से सी पी बराबर सी एफ की जगह क्या लिख दिया, एफ पी और प्लस एफ पी। तो सी पी बराबर क्या आ गया, देखिए सी पी बराबर 2 एफ पी, और यहाँ पे सी पी की वैल्यू तो क्या है, आर है, और एफ पी की वैल्यू क्या है, एफ है। तो या तो आर बराबर 2f या एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे अपन ये क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलरली आप स्टडी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।